जिंदगी जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं और इन पैसों से हमारी जरूरी जिम्मेदारियां तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन हमारे ख्वाबों का क्या हम सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं या अपनी कमाई हुई पूंजी से अपने छोटे बड़े अरमान पूरे कर सकते हैं? योर मनी में हम इन तमाम मुद्दों के साथ आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और साथ ही पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम पहलुओं पर आपको सही राह दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और सबसे पहले देखते हैं क्या है खास आज के शो में। शेयर्स के बदले लोन लेने से पहले किन बातों का रखें ध्यान, खासतौर से तब जब बाजार में भारी उथल पुथल हो। ट्रेडिशनल पॉलिसी से क्यों दूर रहना है बेहतर और निवेश की शुरुआत कहां से करें? क्या इक्विटी में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का अच्छा विकल्प है? आज तमाम मुद्दों और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत सिस्टगी। हेमंत जी, स्वागत है आपका शो पर। शुरुआत करते हैं और बड़ी तादाद में लोग शेयर गिरवी रखकर कर्ज लेना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें थोड़े कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। इसे लोन अगेंस्ट शेयर्स कहा जाता है, लेकिन शेयर बाजार में भारी उथल पुथल ऐसे लोन लेने वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और ऐसे में जब कोई लोन अगेंस्ट शेयर्स लेने का फैसला करे तो उसे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसी पर हम करेंगे चर्चा आज योर मनी में। सबसे पहले तो हेमंत जी, सबसे पहले तो लोन अगेंस्ट शेयर का जो कॉन्सेप्ट है, मैं चाहती हूं कि आप इसको सिंप्लीफाई करके दर्शकों को समझाएं। देखिए, लोन अगेंस्ट शेयर्स का मतलब यह है कि अगर आपके पास स्टॉक्स का पोर्टफोलियो या शेयर्स का पोर्टफोलियो है, अगर आपको कोई ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी है या आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनल नीड्स है जिसके लिए आपको कुछ पैसा चाहिए सडनली और आपके पास है नहीं, कुछ समय के लिए आपको चाहिए, तो आप ये जो शेयर्स हैं इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपने जो एसेट बनाई है वो आपके ऐसे जो डिफिकल्ट समय में या कभी जैसा मैंने कहा कोई इमरजेंसी है तो आपके काम आती है। ये जो लोन है ये आप बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से ले सकते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि ये लोन है तो इसके लिए ऑब्वियसली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे अगर आपको लोन लेना है बैंक से तो मिनिमम आपको 50,000, कुछ बैंक का 50,000 है, कहीं पे आपको 1 लाख मिलेगा, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो मैक्सिमम लोन जो बैंक देते हैं वो 20 लाख देते हैं शेयर्स के लिए। एनबीएफसीज में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे जो भी आपने स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया है, कभी आपको जरूरत हो तो आप चाहें उसके सामने जाके बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं। लेकिन किस तरह के पोर्टफोलियो को हेमंत जी यहाँ पर लोन मिलता है? क्या कोई खास सिलेक्शन होता है शेयर्स का जो हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए लोन लेने के लिए? देखिए, जनरली क्या होता है, जितनी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इनकी एक लिस्ट रहती है जो काफी लंबी लिस्ट है, ऐसी कोई बहुत छोटी लिस्ट भी नहीं रहती है। तो वो उस लिस्ट के अगर जो शेयर्स हैं वो शेयर्स अगर आपके पास हैं तो उसमें आपको लोन मिलता है। सिर्फ ये कहना है कि जब भी आप शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाएं, अगर आप अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाएं तो आपको दो तरह से फायदा होता है। एक तो जैसा हम जानते हैं कि इक्विटी जो है रिस्की एसेट क्लास है, तो आप अगर क्वालिटी शेयर्स में जाएं, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनकी ग्रोथ अच्छी हो, प्राइमरीली लार्ज कंपनी हो सकती हैं या मिड कैप कंपनीज हो सकती हैं, अच्छी क्वालिटी कंपनी बनाए तो उसका दो फायदा, जैसे मैंने कहा, कुछ हद तक वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न अच्छे हो सकते हैं। अगर आपको कभी लोन चाहिए तो अच्छी क्वालिटी स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको लोन मिलने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन क्या ये लोन किसी खास अवधि के लिए मिलता है और साथ ही ब्याज दर कितनी होती है? क्या ये ब्याज दर बदलती रहती है बाजार की चाल के मुताबिक? देखिए, जनरली ये जो है ये शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म में रिक्वायरमेंट हो, कोई इमरजेंसी हो, तब ही आप इसके सामने लोन लें। तो ये 6 महीना या 12 महीना हो सकती है। जो इसका जो रेट है, जैसा आपने शुरुआत में कहा था, थोड़ा सस्ता रहता है। जो पर्सनल लोन रहते हैं उससे 1 या 2% के करीब सस्ता रहेगा। तो क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन है, ऑब्वियसली ज्यादा इसमें बदलाव नहीं होता है, लेकिन पर्सनल लोन के सामने अगर हम देखें तो ये लोन थोड़ा सा कम ब्याज दर पे आपको मिलता है। लेकिन एज अ फाइनेंशियल प्लानर हेमंत जी, आप क्या रेकमेंड करेंगे? क्या इस तरह के लोन हमें लेने चाहिए या आपको लगता है कि पर्सनल लोन लेने में ज्यादा बेहतरी है? नहीं, देखिए, पर्सनल लोन जो होते हैं कविता, वो तो जैसे हमने बात की वो महंगे होते हैं और वो मुझे लगता है लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए आपका। अगर कोई और रास्ता नहीं है तब आप लें उसमें। पोर्टफोलियो जो हम बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि हम चाहते हैं अपनी एक वेल्थ बिल्ड करें, उसको हम अपने गोल से भी अलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे इमरजेंसी आई
तो उसमें लोन लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो उसको आपको अपनी आदत नहीं बनानी है। ये नहीं कि जब भी आप थोड़ी सी डिफिकल्टी है तो आप जाके लोन ले लिया, या कभी आपको वो छोटा मोटा अमाउंट चाहिए उसके लिए आप शेयर्स के सामने लोन मत लीजिए। और जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपकी टेम्परेरी रिक्वायरमेंट हो, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हो, तभी आप लोन लें। क्योंकि यहां पे मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि जब आप लोन लेते हैं शेयर्स के अगेंस्ट, तो जो बैंक्स हैं मैक्सिमम आपको 50% जो आपके शेयर्स के स्टॉक की जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 50% तक ही लोन मिलेगा आपको। कहीं कहीं तो मार्जिन 50, 60 या 70% भी हो सकता है। अब यहां पे आपको ये देखना है, जैसे हमने पहले बात की, अगर आपका क्वालिटी पोर्टफोलियो है उसमें वॉलेटिलिटी शायद कम हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर आपने लोन लिया और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी हुई तो कहीं भी मार्जिन कॉल आ सकती है। यानी अगर 50% का मार्जिन अगर बैंक ने रखा है वो मेंटेन नहीं हो रहा है तो बैंक आपसे पैसे, चाहे आपने 1 साल के लिए लोन लिया, उससे पहले भी मांग सकता है, क्योंकि उनको वो मार्जिन मेंटेन करना है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है ये लोन लेने के लिए। जैसा मैंने कहा, अगर कोई और रिजॉर्ट नहीं है तो आप ले लीजिए इसको। कोशिश, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप एक इमरजेंसी फंड बना लीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत, तो क्या होता है कि आप 6 महीने का एक्सपेंसेस रखा, थोड़ी बहुत अगर आपको जरूरत पड़ भी गई कहीं पे, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब किए बिना कुछ जो आप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, उसको डिस्टर्ब किए बिना आप अपना काम चला सकते हैं। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े तो एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन जैसा मैंने कहा शॉर्ट टर्म के लिए कीजिए, इसको अपनी आदत मत बनाइए। बिल्कुल, तो यहाँ पे जैसे कि समझाया गया है हेमंत जी के जरिए भी, ऑप्शन अच्छा है, लेकिन इसको बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ही, जब आपके पास कोई भी विकल्प मौजूद ना हो, तब आप जाके, अगर आपके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है तभी आपको शेयरों के बदले लोन मिल पाएगा। वरना इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड, जिसमें आपकी 6 से 8 महीने तक की सैलरी इकट्ठा होती है, जमा होती है, उसको आप इस्तेमाल करें किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए। और शेयर के बदले लोन लेने का जो ऑप्शन है उसको आप आखिरी विकल्प के तौर पर रखें। योर मनी में फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमारे पहले दर्शक गोरखपुर से सुनील हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सुनील। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे 3 ट्रेडिशनल पॉलिसी हैं। जीवन आनंद है, रिलायंस के रेगुलर सेविंग, एक जीवन अंकुर करके है। ठीक है। तो मैंने 2012 में लिया था तीनों पॉलिसी को। अच्छा। 3 प्रीमियम अभी सभी पॉलिसियों को पे कर चुका हूँ। ठीक है। मैं उसे एग्जिट करना चाहता हूँ। ओके, बहुत अच्छा फैसला लिया। मेरे ख्याल से आपने ट्रेडिशनल पॉलिसी में पैसे लगाए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपने तीनों पॉलिसीज ली थी सुनील जी? जी 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 जी, मेरे पास एक टर्म प्लान भी है 1 करोड़ का। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि अब इन्हें सरेंडर करने का चूंकि आपने मन बनाया है, तो कोई खास निवेश की रणनीति भी आप चाहेंगे? नहीं, मैं उसको एलएसएस में या पीपीएफ में डालना चाहूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी सोच है आपकी। हेमंत जी ट्रेडिशनल पॉलिसी ली है इन्होंने और अब निकलना भी चाहते हैं, 3 प्रीमियम ये भर चुके हैं, तो किस तरह से सरेंडर वैल्यू निकलेगी और ये कैसे निकल सकते हैं इन तीनों पॉलिसीज में से? देखिए कविता, इंश्योरेंस जो है किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि हम जब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस की, तो हम बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर आपका सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। यानी जब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एडिक्वेट होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, सही प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये जो इनके पास इंश्योरेंस का जो पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है, एक सबसे अच्छी बात इन्होंने ये की है कि 1 करोड़ की इन्होंने टर्म प्लान ली है। मुझे लगता है क्वांटम भी इनके हिसाब से ठीक है और उन्होंने जो प्रोडक्ट चुना है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो 3 जो अलग प्लान है इनके पास, जो एंडोमेंट प्लान है, एक चाइल्ड प्लान है, वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने भी कहा, उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल प्लान्स। अब ट्रेडिशनल प्लान्स की प्रॉब्लम यह है कि आप जब आपको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लेते हैं उसको अपने पोर्टफोलियो में, तो लॉन्ग टर्म में उनकी जो रिटर्न है वो काफी कम रहती है। यानी आप इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ना तो वो आपको जिस तरह का इंश्योरेंस कवर चाहिए वो दे रहे हैं, ना आपको जो रिटर्न चाहिए वो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनका जो फैसला है, इन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया कि वहां से निकले जाए। अब इनके पास 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे जब आप डिसाइड करते हैं किसी पॉलिसी से बाहर आने की। या तो आप पॉलिसी को पेड अप बना सकते हैं, यानी जितने आपने प्रीमियम दिए वो रहेंगे, उसके आगे आप प्रीमियम पे नहीं करेंगे, तो आप उसमें कंटिन्यू करते हैं। सरेंडर करने का मतलब यह है कि आप पॉलिसी से बाहर निकलना चाहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मिनिमम टर्म पेइंग जो प्रीमियम्स है वो कितनी है, प्रीमियम कितने पे करने हैं वो उन्होंने किए कि नहीं, वो अगर आप देख लें
मुझे लगता है क्योंकि ये अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जैसा उन्होंने कहा कि वो ELSS और पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सरेंडर करना ही एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। ये मैं यहाँ पे कह दूं, जब सरेंडर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है, क्योंकि आप प्रीमियम जो पे करते हैं पहले, उसमें से काफी कम हिस्सा आपको वहां से मिलता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, ये यंग है, इनके पास काफी समय है, तो अगर थोड़ा नुकसान हो तो भी कोई बात नहीं है। जो हमने अगर गलती हमसे हुई है या हमने जिस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए वो नहीं बनाया है, उसको सही करें। थोड़ा बहुत अगर नुकसान भी हो तो वो सही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर ये सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे उन्होंने कहा पीपीएफ और ELSS जो है कॉम्बिनेशन करके, तो इनका रिटर्न जो है काफी बेहतर हो जाएगा यहाँ से। तो अगर नुकसान भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स ऐसे डिसीजंस को रिवर्स नहीं करना चाहते, ये सोच के कि हमको नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ा नुकसान आज सहना सही है, बजाय इसके कि हम लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान उठाएं। चलिए सुनील जी, साथ ही आपको बोलेंगे कि अब अगर आप जहां पर भी निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, अपने आर्थिक लक्ष्यों को आप एक बार लिख लीजिए और उसके मुताबिक ही आप ELSS, PPF या जिस भी तरह का पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट का, वो बनाइए। लेकिन सबसे पहले अपने आर्थिक गोल को आप जरूर सुनिश्चित कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है राजस्थान से सुनील कुमार सैनी का। नमस्कार सैनी साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, सही हूँ, बढ़िया हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम स्टार्टिंग को पूछना था मेरे को, कैसे मतलब इसमें इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में? म्यूचुअल फंड में। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? 26। आप 26 साल के हैं और कितना हर महीना आप निवेश कर सकते हैं? निवेश मैम 15,000 अप्रोक्स। ओके, और आपके आर्थिक लक्ष्य क्या है जिसके लिए आप निवेश करना चाहते हैं? मैम लक्ष्य तो मतलब एक मकान का है और गाड़ी खरीदनी है मतलब। अच्छा, तो कोई कुछ खास समय की अवधि आपके जहन में कि गाड़ी इतने साल के बाद खरीदनी है तो इतने पैसे लगेंगे, या घर खरीदना है, कितने का घर खरीदने का मन बना रहे हैं और कब? गाड़ी का मैम 5 साल का समझ लीजिए, और मकान का तो मैम 10 साल से ज्यादा का है। ओके, और फिलहाल क्या आप शादीशुदा हैं? नो मैम। अच्छा, तो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है अभी? फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो मैम कोई नहीं, मम्मी पापा हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स काफी हद तक हमने ले ली है। अब हेमंत जी की ओर मैं जाना चाहूंगी। हेमंत जी, सबसे पहले मेरे ख्याल से इन्हें एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए, बिकॉज इनके पेरेंट्स इनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, और बाकी की प्लानिंग हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम होता है अपने इंश्योरेंस को दुरुस्त करना, तो एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान इनको हमें रेकमेंड करना होगा। जी, मुझे लगता है आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा, इनको जो शुरुआत है वो इनको अपने एक टर्म प्लान से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को अगर एक बार ध्यान में रखेंगे तो उसके बाद अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ आपको हो जाए तो जो आपके जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं उनको कभी भी किसी तरीके से फाइनेंशियली जो है सफर नहीं करना पड़ता। अगर एक प्लान की बात करें तो मुझे लगता है HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट जो है टर्म प्लान, वो अगर ये देख ले तो मुझे लगता है वो काफी अच्छी प्लान है। बाकी हेमंत जी, इन्होंने कुछ अपने गोल्स बताए हैं। हालांकि इन्हें गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, उसके लिए कितनी रकम इन्हें इकट्ठा करनी है उसका फिलहाल अंदाजा नहीं है, लेकिन 2 गोल लाइनअप किए हुए हैं। फिलहाल मैरिड भी नहीं है, लेकिन 15,000 रुपए हर महीना निवेश करना चाहते हैं। 5 साल का मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ही नजरिया अगर हम लेके चले तो इनकी अप्रोच क्या इक्विटी ओरिएंटेड होनी चाहिए? यहाँ पर आपको लगता है कि एक बैलेंस अप्रोच अपनाकर चलें तो बेहतर होगा? नहीं, मुझे लगता है देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसमें जैसे आपने भी पहले शो में कहा कि अपने गोल्स डिफाइन करना बहुत जरूरी है, साथ में आपके पास कितना टाइम होराइजन है, कितना टारगेट है। इन्होंने गोल्स अपने डिफाइन किए, 2-3 गोल्स की इन्होंने बात की है। यहाँ पे इनको गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना चाहते हैं और शायद शादी के लिए पैसे कुछ जमा करना चाहते हैं, तो गोल्स इन्होंने डिफाइन किए हैं। और ब्रॉडली इन्होंने अपने टाइम होराइजन भी देख लिया, जैसा उन्होंने कहा 5 साल में इनको गाड़ी खरीदनी है, 2 साल के बाद शायद शादी की बात कर रहे हैं, और 8 या 10 साल के बाद घर की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ में एक टारगेट लगाना जरूरी है। शायद गाड़ी के इन्होंने कुछ 15 लाख की लग्जरी कार की इन्होंने बात की है यहाँ पे, तो 5 साल के टाइम होराइजन के लिए डेफिनेटली आप पूरा इक्विटी में ना जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो 2.5 साल है। जा सकते हैं इक्विटी में अगर आप इक्विटी के रिस्क को समझते हैं, आप इक्विटी में एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, नहीं तो आप कोई बैलेंस फंड अगर आप देख लीजिए, जैसे मैग्नम जो बैलेंस फंड है वो देख सकते हैं, टाटा का बैलेंस फंड देख सकते हैं। अगर मैं
10% की रिटर्न मान के चलूं 5 साल के लिए, तो करीब इनको 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे वो कॉर्पस बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो उनका इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो कम पड़ेगा। अब बाकी गोल्स के लिए अभी तक कुछ हुआ नहीं है। 2 साल की अगर जो बात कर रहे हैं तो वहां पे मुझे लगता है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, यानी कि जो ऐसा फंड इक्विटी आर्बिट्राज और डेट में इन्वेस्ट करे, और 8 से 10 साल के लिए डेफिनेटली वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में, जैसे फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस है, कोटक सेलेक्ट फोकस है या रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी है, इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन जैसा मैंने कहा, जितनी ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जितनी इनको चाहिए उसमें काफी गैप लग रहा है मुझे, तो ये इनको अपने गोल्स को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। यानी देखना पड़ेगा कि इस समय पे इनको घर को देखना है, पहले शादी के लिए पैसा जमा करना है या गाड़ी के लिए जमा करना है। और गाड़ी खरीदने के टाइम भी अभी यंग है बहुत, 15 लाख की गाड़ी ना खरीदें, थोड़ी कम वाली गाड़ी खरीदें, बाद में इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गोल्स को फिर से थोड़ा सा देखने की जरूरत है, और ये देखना पड़ेगा कि कौन से गोल्स के ऊपर अभी ज्यादा ध्यान देना है, किसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देना है। बिल्कुल, तो यहाँ पे 3 फंड आपको वैसे रेकमेंड कर दिए गए हैं। थोड़ा सा अपने गोल्स को आपको प्रायोरिटाइज करना होगा, प्राथमिकता के हिसाब से देख लीजिए कौन सा गोल आपको पहले पूरा करना है, उसके मुताबिक निवेश की रणनीति आपकी तय होगी। लेकिन फिलहाल 3 फंड जो आपको सुझाए जा रहे हैं सनी साहब, उसमें आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहिए। और मनी में आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से महेश शर्मा का। नमस्कार महेश जी। महेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल जी सर, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल मैडम ये है कि ये जो अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है या म्यूचुअल फंड है, इसमें पे कुछ पैसा लगा के मंथली इनकम के तौर पर कुछ अर्न करने का है, मतलब ओके, एज ए फुल टाइम, इसको फुल टाइम जस्ट लाइक जॉब अगर करना चाहें तो कैसे, इस बारे में कुछ सलाह लेना चाहते हैं। तो आपके पास एक मुश्त रकम है मेरे हिसाब से? या एग्जैक्टली, जिसको आप निवेश करना चाहते हैं या निवेश करना चाहते हैं, और उसको बचाए रखना है और थोड़ा सा मंथली भी उसी में से चलता रहे। तो कुछ कितना अमाउंट साइड में रख के 2 से 3 लाख 5 लाख, तो बाकी का एक जगह पे पड़ा रहे। आप रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं? या रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर हो चुके हैं, चलिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हेमंत जी, यहाँ पर इनके पास एक मुश्त रकम है जिसको ये निवेश करना चाहते हैं, और यहाँ पर ये क्लियरली बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के जरिए रास्ता अपनाना चाहते हैं, ना कि शेयर बाजार का, जो कि काफी रिस्की रह सकता है। तो किस तरह की अप्रोच इन्हें म्यूचुअल फंड में अपनानी चाहिए, ताकि चूंकि रिटायर हो चुके हैं तो इन्हें एक तरह के मंथली एक्सपेंसेस के लिए पैसे भी मिलते रहें? कविता, आई थिंक इनका जो सवाल है उसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो उन्होंने कहा ये रिटायर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली उनको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है कि जो उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर बहुत ज्यादा रिस्क ना हो। कुछ रिस्क उनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं जैसे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम या जो फिक्स डिपॉजिट है, वहां पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है बहुत कम मिलता है और वो टैक्सेबल भी है। तो आई थिंक एक तो ये थोड़ा इसके लिए थोड़ा इनको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क लेना है। इन्होंने जो अपनी रिक्वायरमेंट कही है वो 30,000 रुपए महीने की है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी। अगर मैं वो मान के चलूं, उनका जो कॉर्पस है 24 लाख का, तो करीब 17-17.5% का रिटर्न उनको बनाना पड़ेगा, जो इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। कुछ एक फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूं जहां पे ये अच्छा टैक्स एफिशिएंट रिटर्न ले सकते हैं, जैसे इक्विटी स्कीम्स है, कोटक इक्विटी सेविंग स्कीम्स है या फिर बिरला इक्विटी सेविंग स्कीम है, इन दोनों का मिक्स कर लें। रेगुलर इनको वहां पे मिल जाएगी वहां पे, लेकिन जो ग्रोथ है ऑब्वियसली इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा रिस्क इनके पैसे से ले नहीं पाएंगे। तो थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि रिटायर्ड है, लमसम है, थोड़ा सा रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, बहुत ज्यादा रिस्क अपने पैसे पे ना लें। कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने की सलाह दी जा रही है। कोटक इक्विटी सेविंग और बिरला इक्विटी सेविंग्स में आप निवेश कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, इसी के साथ आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ ट्विटर आईडी @kavita.th या फिर हमारे ईमेल आईडी mf@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं। नमस्कार।